दिल्ली एयरपोर्ट पर एक प्लेन लैंड करता है। प्लेन में से ऋषभ बाहर निकल कर आता है। अभय, वेलकम बैक टू होम। ऋषभ, कैसा है भाई? अभय अपने भाई के पास गया और उसे गले लगाया। बिल्कुल ठीक, चल घर चलते हैं, सब इंतजार कर रहे होंगे, अभय ने कहा और फिर दोनों घर के लिए निकल गए। घर में सब तैयारी कर रहे होते हैं और शारदा जी सारा काम देखती है। शारदा, जल्दी से सारा काम खत्म करो, ऋषभ आता ही होगा। जी मैडम। विकास जी, शारदा के पति। शारदा जी, आप क्यों चिंता कर रही है? सारे काम हो गए हैं। आप ना कुछ नहीं समझते, मेरा बेटा 4 साल बाद अपने घर वापस आ रहा है, उसका स्वागत तो अच्छे से होना चाहिए ना। गीता, जी जी बिल्कुल ठीक कह रही है। शारदा, शारदा जी, गीता अच्छा हुआ तुम आ गई। ऋषभ की पसंद का सारा खाना बन गया है ना? गीता, जी दीदी, सारा खाना बन गया है। उर्मिला देवी, बहू तू चिंता ना कर, सब हो गया है। शारदा, जी माँ जी। विकास जी, गीता सम्राट कहाँ है? जी वो अंदर है, मैं उन्हें बुला कर लाती हूँ। और वह अंदर चली गई। तभी वहाँ मयंक आता है और कहता है, गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग मयंक, क्या बात है, लगता है सब बहुत बिजी है। समीर, बिजी तो होंगे ना भाई, ऋषभ भैया आ रहा है। गुड मॉर्निंग समीर, मयंक ने कहा। समीर, मोम, ऋषभ भाई के आने में अभी टाइम है, तब तक हमें तो नाश्ता दे दीजिए। तभी नेहा नाश्ता लेकर आती है और उन्हें देती है। समीर, थैंक यू नेहा भाभी, वरना हमें लगा जब तक भाई नहीं आएंगे हमें भूखा रहना पड़ेगा। समीर नाश्ता करने वाला होता है, तभी शिवम आकर उसके हाथ से पराठा ले लेता है और खाने लगता है। समीर चिल्लाते हुए, छोटी माँ, शिवम ने फिर से मेरा पराठा ले लिया है। तभी गीता वहाँ आती है और कहती है, शिवम तू कभी नहीं सुधरेगा। कभी नहीं माँ, शिवम ने पराठा खाते हुए कहा। मयंक, जाने दीजिए छोटी माँ, ये दोनों नहीं सुधरेंगे। गीता जी, नेहा बेटा, मेरे साथ अंदर चलो, कुछ काम है। जी छोटी माँ। फिर दोनों अंदर चले गए। अंदर जाकर नेहा ने पूछा, छोटी माँ झनक उठ गई? हाँ, बहुत मुश्किल से उठाकर आई हूँ, आती ही होगी। कुछ देर में ऋषभ आ जाता है, सब उसे गले लगाते हैं। शारदा जी उसकी आरती उतारती है। झनक, ऋषभ भाई, आप मेरे लिए क्या लाए हो? ऋषभ, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लाया हूँ, तो दीजिए ना। गायत्री, झनक, पहले ऋषभ को सुकून से बैठने तो दो। कोई बात नहीं छोटी माँ, वैसे दादू और मेरी प्रिंसेस कहाँ हैं? नेहा, आपकी प्रिंसेस दादू को वॉक पर ले गई है, आती ही होगी। ऋषभ, ठीक है, वो आ जाए, फिर सबके गिफ्ट साथ में देता हूँ। तभी अनाया आती है और कहती है, भाई। ऋषभ उसे देखता है और जोर से उसे गले लगा लेता है। कैसी है मेरी प्रिंसेस? अनाया, बिल्कुल ठीक भाई। दादी, नैना, तुम्हारे दादू कहाँ हैं? यही तो है। तभी सब देखते हैं कि दादू धीरे धीरे आ रही है। ऋषभ उनके पास जाता है और उनके पैर छूता है और कहता है, कैसे है आप दादू? ठीक हूँ बेटा, तेरी ये जो बहन है ना, उसके होते हुए मुझे कुछ कैसे हो सकता है? दादू ने अनाया की तरफ इशारा करते हुए कहा। शारदा जी, अच्छा चलो सब नाश्ता कर लो। अनाया, अनाया चलो बेटा। जी माँ। फिर सब मिलकर नाश्ता करते हैं। पूरे दिन ऋषभ अपने दोस्तों से मिलता है और फिर रात में घर वापस आ जाता है। अगले दिन सुबह सब नाश्ते के लिए आते हैं। आज देखते हैं कि विकास, मयंक और शिवम कुछ परेशान है। क्या बात है विकास, सब ठीक है ना? दादू ने पूछा। जी पापा, सब ठीक है। मयंक, दादू दरअसल बात यह है कि आज हमारे एक न्यू प्रोजेक्ट के लिए मीटिंग है, लेकिन मैं चाचू पापा सब बिजी है, तो मीटिंग कौन करेगा? और यह प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हम इसे छोड़ नहीं सकते। मैं करूँगा, ऋषभ ने कहा। आलोक जी, लेकिन ऋषभ तू अभी अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आया है और इतना बड़ा प्रोजेक्ट तू कैसे कर पाएगा? कर लूँगा चाचू, मुझे बस एक कोशिश तो करने दीजिए। ठीक है, वैसे भी हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है ऋषभ, मीटिंग आज ही है, तुम कर लोगे ना? जी पापा। पापा आप देखना, मेरे ऋषभ भाई बेस्ट करेंगे, अनाया ने कहा। फिर विकास जी, आलोक जी, मयंक और ऋषभ ऑफिस चले जाते हैं। ऑफिस जाकर ऋषभ बहुत अच्छे से मीटिंग करता है, सब उसकी खूब तारीफ करते हैं। विकास जी और मयंक यह देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। मीटिंग के बाद ऋषभ किसी जरूरी काम की वजह से ऑफिस से चला जाता है और विकास जी, आलोक जी और मयंक अपने क्लाइंट के साथ विकास के
केबिन में आकर बैठ जाते हैं। वैसे मानना पड़ेगा विकास साहब, आपका बेटा बहुत होशियार है। उनके क्लाइंट मिस्टर मित्तल ने कहा। जी वो तो है, विकास ने कहा। मिस्टर मित्तल, विकास साहब मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम अपने रिश्ते को और ज़्यादा मजबूत कर ले। मैं समझा नहीं मिस्टर मित्तल, मैं चाहता हूं कि आपके बेटे ऋषभ और मेरी बेटी सिमरन की शादी हो जाए। ये सुनकर सब हैरान हो गए। विकास जी, माफ़ कीजिए मिस्टर मित्तल, यह नहीं हो सकता। लेकिन क्यों? मेरी बेटी अमीर है, मॉडर्न है, हर तरह से आपके बेटे के लायक है। विकास जी, मिस्टर मित्तल, हमें हमारे बेटे के लिए कोई मॉडर्न लड़की नहीं बल्कि एक संस्कारी लड़की चाहिए, जो हमारे घर को जोड़कर रख सके, जो मेरे बेटे को संभाल सके, उसे प्यार करे। मिस्टर मित्तल गुस्से में, आप जानते हैं ना मिस्टर खन्ना, मैं ये प्रोजेक्ट कैंसिल भी कर सकता हूँ। विकास जी, मिस्टर मित्तल, मैं एक प्रोजेक्ट के लिए अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। ये सुनकर मिस्टर मित्तल वहाँ से चले जाते हैं। मयंक, आपने बिल्कुल सही किया डैड, शाम को सब घर पर बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी विकास जी, आलोक जी और मयंक आते हैं। ऋषभ, प्रोजेक्ट कब से शुरू करना है पापा? ऋषभ, हमने प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया है, मयंक ने कहा। ऋषभ, क्यों? आलोक जी, हमें बाद में पता चला कि वो क्लाइंट कुछ सही नहीं है, इसीलिए। छोड़िए ना ये ऑफिस की बातें, कुछ खाते हैं, बहुत भूख लगी है, समीर ने कहा। शिवम, कितना खाएगा यार, तुझे क्या प्रॉब्लम है? अब है फिर शुरू हो गए दोनों। तभी अशोक जी अंदर आते हैं और कहते हैं, कैसे हैं आप सब? उसे देखकर सब खुश हो जाते हैं। शारदा जी, अरे अशोक भाई साहब आइए ना। दादी, क्या बात है अशोक, इतने सालों बाद? अशोक जी, मुंबई आया था, सोचा आप सबसे मिल लूँ, बस इसीलिए आ गया। लेकिन कहना पड़ेगा, आपका परिवार आज भी वैसा ही है, बिल्कुल नहीं बदला। सभी बच्चे अशोक जी के पैर छूते हैं। अशोक जी, वैसे मैं एक और काम से भी आया हूँ। दादाजी, कैसा काम अशोक? मैं ऋषभ के लिए रिश्ता लेकर आया हूँ, अशोक ने कहा। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं, खासकर ऋषभ। अनाया, रिश्ता ऋषभ भाई के लिए? कौन है अंकल? अशोक जी, यहाँ मेरे एक दोस्त हैं, वो अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। लड़की बड़ी ही प्यारी है और बहुत संस्कारी भी। जब उन्होंने मुझे इस बारे में बताया तो मेरे दिमाग में सिर्फ ऋषभ का ख्याल आया। मैंने सोचा मैं यहाँ आ ही रहा हूँ तो क्यों ना आप सबसे बात कर ली जाए। विकास जी, तुम्हारी बात सही है अशोक, लेकिन हम सबको इसके बारे में आपस में बात करनी होगी। मैं समझता हूँ, अशोक ने कहा और अपनी जेब से एक फ़ोटो निकाली और उन्हें देते हुए बोला, यह उस लड़की की फ़ोटो है, आप लोग देखकर मुझे अपना फैसला सुना दीजिएगा। और वहाँ से चला गया। ऋषभ बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। गीता जी, मुझे लगता है यह फैसला ऋषभ का होना चाहिए। आलोक जी, हाँ, लेकिन किसी को इस बारे में उससे बात करनी होगी। शारदा जी, नेहा तुम उससे बात करो, तुम ऋषभ की भाभी हो, उसे अच्छे से समझा पाओगी। नेहा, जी माँ, और कोई भी ऋषभ को परेशान नहीं करेगा इस बारे में। मैं गीता जी ने सभी बच्चों से कहा। अनाया, लेकिन छोटी माँ, हम फोटो तो देख सकते हैं ना? दादी, हाँ, क्यों नहीं। अनाया ने लिफाफा खोला और फोटो निकाली और देखते ही कहा, वाह, यह तो बहुत सुंदर है। अनाया ने सबको फोटो दिखाई, सभी को बहुत पसंद आई। उस फोटो पर उस लड़की का नाम भी लिखा था, अनीका। शारदा जी, बहुत प्यारा नाम है। झनक, लेकिन ऋषभ भाई के लिए किसी छोटे शहर की लड़की क्यों? शारदा जी समझाते हुए बोली, झनक, बात छोटे या बड़े शहर की नहीं है, बात अच्छे और बुरे की है। लेकिन झनक ने कुछ खास ध्यान नहीं दिया। अनाया, मुझे तो अनिका बहुत पसंद आई और मुझे पूरा यकीन है कि ऋषभ भाई भी इसे मना नहीं कर पाएंगे। मयंक और नेहा, ऋषभ के भाई भाभी, ऋषभ के कमरे में जाते हैं और देखते हैं ऋषभ अपने बेड पर लेटा हुआ है। मयंक, क्या सोच रहे हो भाई? कुछ नहीं भैया। नेहा, तुम अभी नीचे जो हुआ इसके बारे में सोच रहे हो ना? ऋषभ, भाभी, शादी मैंने कभी इसके बारे में सोचा नहीं। मयंक, तो अब सोच लो, और वैसे भी अब तेरी शादी की उम्र हो गई है। नेहा, ऋषभ, तुम्हारी लाइफ में कोई और लड़की है क्या? ऋषभ, नहीं भाभी, ऐसा नहीं है,
लेकिन अभी तो मेरा करियर शुरू हुआ है। क्या मैं शादी जैसी बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार हूँ? मयंक ऋषभ को समझाते हुए कहता है, तुझे पता है ऋषभ, जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मैं भी कुछ ऐसा ही सोचता था। लेकिन तेरी भाभी के आने के बाद मेरी लाइफ बदल गई। नेहा ने मुझे कभी कमज़ोर नहीं पड़ने दिया। उसने हमेशा मुझे समझा है। इसीलिए कह रहा हूँ, लाइफ में हम सफ़र का होना बहुत ज़रूरी है और यही सही वक्त है शादी का। इस उम्र में तुम दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझ पाओगे। ऋषभ, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर तुम्हें सही लगे तो बस एक बार उस लड़की से मिल लो। ये उसकी फ़ोटो है। नेहा वो फ़ोटो ऋषभ की टेबल पर रख देती है। फिर मयंक और नेहा वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर तक ऋषभ उस लिफाफे को देखता है, फिर उसे हाथ में लेकर खोलता है और अनिका की फोटो को देखता है। ब्यूटीफुल, सिर्फ यही एक शब्द निकला ऋषभ के मुंह से। रात में सब खाना खाने आते हैं और सबकी नज़र ऋषभ पर ही होती है। ऋषभ, मैंने फैसला कर लिया है। अब है, कैसा फैसला भाई? हाँ भाई, जल्दी बताओ। शिवम, वरना हम सब खाना भी नहीं खा पाएंगे। मयंक, तुम सब चुप करोगे? ऋषभ, तू बोल। ऋषभ, मैं उस लड़की से मिलने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं। अनाया, मैं जानती थी आपको अनिका बहुत पसंद आएगी। ये सुनकर सभी अनाया को ध्यान से देखने लगते हैं। शारदा जी, अनाया तू अनिका को जानती है? अनाया, हाँ, मेरे कॉलेज में मेरा एक दोस्त है अथर्व, अनिका उसी की बड़ी बहन है। मैं पहले से ही उनसे मिल चुकी हूँ और मुझे तो वो पहले से बहुत पसंद है। आलोक जी, अब हमारी अनाया उसकी तारीफ कर रही है, फिर तो लड़की अच्छी ही होगी। विकास जी, ठीक, तो मैं अशोक को फ़ोन करके बोल देता हूँ कि उन्हें बता दे कि हम कल ही लड़की और उसके परिवार से मिलना चाहते हैं। फिर सभी खाना खाते हैं। अगले दिन अशोक अनिका के घर आ जाता है। अनिका की माँ आशा जी और उनके पिता अमित जी उनका स्वागत करते हैं। अनिका और अथर्व भी उनके पैर छूते हैं। अमित, मैं तुम्हारे लिए एक खुशखबरी लाया हूँ, अशोक ने कहा। अमित जी, कैसी खुशखबर? मैंने हमारी अनिका बिटिया के लिए लड़का ढूंढ लिया है और वो आज ही आपसे मिलना चाहते हैं। ये सुनकर सभी हैरान और खुश हो जाते हैं। लड़का कौन है अशोक? अशोक ने उन्हें ऋषभ और उसके परिवार के बारे में सब बता दिया। लेकिन इतनी जल्दी तैयारियां कैसे होगी? आशा जी ने कहा। अथर्व, सब हो जाएगा माँ, आप चिंता मत करो। अमित जी ने देखा अनिका कुछ सोच रही है। अमित जी, क्या हुआ बेटा? तुम्हें कोई समस्या है तो तुम बता सकती हो। अनिका, नहीं पापा, मैं जानती हूँ आप और माँ मेरे लिए अच्छा ही सोचोगे। अच्छा चलो, अब सब काम पर लग जाओ, बहुत काम करनी है। आशा जी, लेकिन ये शिवन्या कहाँ है? अथर्व, माँ शिवन्या दी बाहर गई है, आती ही होगी। आशा जी, ये लड़की भी ना दिन भर घूमती रहती है। अथर्व, उसे फ़ोन कर और बोल अभी घर आए। जी माँ। अथर्व शिवन्या को फ़ोन करता है और फिर सब तैयारी में लग जाती हैं। अनिका के कमरे में उसकी बहन शिवन्या उसको तैयार होने में मदद करती है। शिवन्या, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है आपको देखने लड़के वाले आ रहे हैं, वो भी इतने बड़े घर से। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अथर्व, शिवन्या दी, हमारी अनिका दी है इतनी अच्छी कि उनके लिए तो कोई राजकुमार ही आएगा। तभी अनिका की माँ आशा जी वहाँ आती है। आशा जी, बहुत प्यारी लग रही है मेरी बच्ची। अच्छा, मैं नीचे जाती हूँ। ठीक है, कहकर आशा जी वहाँ से चली जाती है। अथर्व भी उनके साथ चला जाता है। अनिका, शिवन्या, मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ पापा को इस रिश्ते से बहुत उम्मीदें हैं, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो। शिवन्या दी, आप चिंता मत करो, कुछ गड़बड़ नहीं होगी, सब ठीक होगा। कुछ देर बाद ऋषभ और उनके घर वाले वहाँ आ गए। अमित जी और आशा जी ने उनका स्वागत किया। ऋषभ ने अमित जी और आशा जी के पैर छुए। फिर सबने मिलकर बातें की। हेलो, अनाया ने अथर्व से कहा। हाय, अथर्व ने कहा। पर ऋषभ की नज़र बार बार सीढ़ियों की तरफ जा रही थी। अनाया और शारदा जी ने ये देख लिया। शारदा जी, बहन जी, हमारी बातें तो होती रहेगी, लेकिन हम जिससे मिलने आए हैं उसे तो बुलाइए। जी, मैं अभी अनिका को लेकर आती हूँ। आंटी, मैं भी आपके साथ आ सकती हूँ? हाँ बेटा, आओ ना। फिर आशा और नेहा अनिका के कमरे में जाती है।
नेहा, तुम तो फोटो से भी ज़्यादा प्यारी लग रही हो। मैं समझ सकती हूँ इस वक्त तुम नर्वस होगी, पर तुम्हें नर्वस होने या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। ये सुनकर अनिका अपना सिर हिला देती है। फिर तीनों नीचे जाते हैं। अनिका सभी बड़ों के पैर छूती है। ऋषभ सिर्फ उसे ही देख रहा होता है और अनिका यह महसूस करती है, लेकिन वो ऋषभ की तरफ नहीं देखती है। दादी बड़ी ही प्यारी गुड़िया है। फिर सब अनिका के से बात करते हैं। अनिका बड़ी ही अच्छे से सभी के सवालों का जवाब देती है। सब उसकी समझदारी पर बहुत खुश होते हैं। अभय, शिवम, समीर, झनक, मयंक और नेहा सभी। फिर आशा और नेहा अनिका के कमरे में जाती हैं। नेहा, तुम तो फोटो से भी ज़्यादा प्यारी लग रही हो। मैं समझ सकती हूँ इस वक्त तुम नर्वस होगी, पर तुम्हें नर्वस होने या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। यह सुनकर अनिका अपना सिर हिला देती है। फिर तीनों नीचे आते हैं। अनिका सभी बड़ों के पैर छूती है। ऋषभ सभी उसे देख रहा होता है और अनिका यह महसूस करती है, लेकिन वो ऋषभ की तरफ नहीं देखती है। दादी बड़ी ही प्यारी गुड़िया है। फिर सब अनिका से बात करते हैं। अनिका बड़ी ही अच्छे से सभी के सवालों का जवाब देती है। सब उसकी समझदारी पर बहुत खुश होते हैं। अभय, शिवम, समीर, झनक, मयंक और नेहा सभी अनिका से बात करती है। गीता जी, हम सब ने तो अनिका से बात कर ली, अब जिन्हें शादी करनी है उन्हें भी तो बात करनी चाहिए। आशा जी, हाँ जरूर। अनिका बेटा, ऋषभ को अपना कमरा दिखाओ। जी आइए, अनिका ने धीरे से ऋषभ से कहा। ऋषभ और अनिका वहाँ से चले गए। शिवन्या भी वहाँ से जाने वाली थी, लेकिन अभय ने उसे रोक दिया। आप कहाँ जा रही हैं? शिवन्या, आपसे मतलब? अभय, वैसे मेरा नाम अभय है, मैं ऋषभ भाई का छोटा भाई हूँ। शिवन्या, तो मैं क्या करूँ? अभय, कुछ नहीं, मैंने सोचा आपको बता दूँ। बता दिया, थैंक यू, कहकर शिवन्या वहाँ से चली गई। तुम्हें हमारा घर कैसा लगा? अथर्व ने अनाया से पूछा। अनाया, बहुत अच्छा है। अथर्व, वैसे कितनी अजीब बात है ना, तुम्हारे भैया का रिश्ता मेरी बहन से हो रहा है। पर मैं तो बहुत खुश हूँ। मुझे हमेशा से ही अनिका दी बहुत पसंद थी, और अगर वो मेरी भाभी बनेगी तो इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती है। अथर्व, वैसे तुम्हें सिर्फ अनिका दी पसंद है? मतलब उनकी फैमिली में और भी तो लोग हैं, तुम्हें उन्हें भी पसंद कर सकती हो। अनाया, अभी के लिए तो सिर्फ अनिका दी पसंद है, बाद में कोई और पसंद आएगा तो उसके बारे में मैं कह नहीं सकती, कहकर अनाया वहाँ से चली जाती है। और अथर्व मुस्कुराया। अनिका ऋषभ को अपने कमरे में लेकर गई। ऋषभ ने देखा अनिका का कमरा बिल्कुल साफ सुथरा था। दोनों कुछ देर वैसे ही खड़े रहे। कुछ देर बाद ऋषभ ने बोलना शुरू किया। हेलो, आई एम ऋषभ। मेरा नाम अनिका है, अनिका ने धीरे से कहा। अनिका अभी भी ऋषभ को नहीं देख रही थी। ऋषभ, अनिका, आज हम इसलिए मिले हैं कि आप अपने आने वाले कल के बारे में बात कर सके। तो परिवार के बारे में आपका क्या ख्याल है? अनिका, परिवार किसी के लिए भी बहुत स्पेशल होता है। परिवार साथ हो तो हम किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। ऋषभ, मेरे लिए मेरी फैमिली बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं अपने लिए एक ऐसा जीवन साथी चाहता हूँ जो मेरे परिवार को जोड़कर रख सके। अनिका, मैं समझती हूँ, मेरे लिए भी मेरी फैमिली बहुत ज़रूरी है। ऋषभ, वैसे मैंने सुना है आप टीचर हैं। जी, मैं कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। ऋषभ, आप अपने जीवन साथी से क्या उम्मीद रखती हैं? अनिका, ज़्यादा कुछ नहीं, बस वो मेरी इज्जत करे और मेरी फैमिली की इज्जत करे। यू नो वोट, मैंने सोचा था कि मैं इस शादी के लिए ना कर दूंगा, बट तुमसे मिलने के बाद मेरी सोच बदल गई। ये सुनकर अनिका उसे देखने लगी। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। कुछ देर बाद अनिका ने अपनी आंखें झुका ली। फिर दोनों चुपचाप खड़े रहे। कुछ देर बाद ऋषभ ने कहा, चलो बहुत देर हो गई है। जी। फिर दोनों नीचे आ गए। शारदा जी, फिर क्या फैसला लिया तुम दोनों ने? ऋषभ, मैं शादी के लिए तैयार हूँ मोम। ये सुनकर सभी बहुत खुश हुए। आशा जी, अनिका, तुम भी अपना फैसला बता दो। अनिका शर्माते हुए, मैं तैयार हूँ माम। ये सुनकर सभी बहुत खुश हुए। शारदा जी ने अनिका और को गले लगा लिया और कहा, तुम्हारा हमारे परिवार में स्वागत है बेटा। और फिर गीता जी, नेहा, झनक और अनाया ने भी अनिका को गले लगा लिया। फिर सबने एक दूसरे का मुंह मीठा किया।
विकास जी भाई साहब, हमारी एक रिक्वेस्ट है। जी कहिए ना। हम चाहते हैं कि कल का डिनर आप लोग हमारे साथ करिए और वही बच्चों की शादी की तारीख भी तय कर लेंगे। अमित जी, जी हमें मंजूर है। विकास जी, अच्छा अब हम चलते हैं। फिर अनिका ने विकास जी के पैर छुए, लेकिन उसने उसे रोक दिया और कहा, बेटा आप हमारे लिए झनक और अनाया जैसी ही है और हमारे यहाँ बेटियाँ पैर नहीं छूती। ये सुनकर आशा जी और अमित जी को बहुत खुशी हुई, ये जानकर कि उनकी बेटी को इतना अच्छा घर मिला है। शिवन्या और अथर्व ने ऋषभ को बाय बोला। फिर सभी लोग बाहर चले गए। ऋषभ और अनिका सबसे आखिरी में थे। बाई, ऋषभ ने धीरे से अनिका से कहा। बाई, अनिका ने बिना उसकी तरफ देखे हुए कहा। ये देखकर उसके थोड़े पास आया और अपनी उंगली से उसके चेहरे को ऊपर उठाते हुए कहा, जब किसी से बात करते हैं तो आंखों में देख के करते हैं। ऋषभ को अपना इतने करीब पाकर अनिका का दिल की धड़कन बढ़ गई। उसने धीरे से ऋषभ की आंखों में देखते हुए कहा, बाई। ये देखकर ऋषभ मुस्कुराया और वहां से चला गया। अनिका की सांसें अभी भी तेज थी। रात में ऋषभ अपने कमरे में बैठा अनिका के बारे में सोच रहा था। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। कौन है, अंदर आ जाइए। उसके कमरे का दरवाजा खुला और अनाया अंदर आई। ऋषभ, प्रिंसेस आप कब से दरवाजा खटखटाने लगी? अनाया, आदत डाल रही हूँ भाई। वो क्या है ना, अब आपकी शादी होने वाली है तो मुझे आपके कमरे का दरवाजा खटखटा के आना पड़ेगा ना। वो क्या है ना, मैं अभी छोटी हूँ, अगर मैंने आपको और भाभी को किसी गलत हालत में देख लिया तो। अनाया ने ऋषभ को छेड़ते हुए कहा। ऋषभ ने कहा, अनाया। अनाया, अच्छा ठीक है, वैसे मैं यहाँ बहुत ज़रूरी काम से आई थी। कैसा ज़रूरी काम? ऋषभ ने पूछा। अनाया ने उसे एक चिट्ठी दी जिस पर एक नंबर था। ये अनिका दी का नंबर है, मुझे पता है आपने उनसे नहीं लिया होगा तो मैंने अथर्व से ले लिया। थैंक यू प्रिंसेस। तभी अभय अंदर आया और कहा, क्या बात है अनाया, तूने तो भाई को खुश कर दिया। ऋषभ, अच्छा मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा तो तू खुश होगा। अभय, मैं क्यों खुश होगा? ऋषभ, ज़्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है, मैंने देखा है तू कैसे शिवन्या को देखकर खुश हो रहा था। अनाया, भाई आपको शिवन्या दी पसंद आ गई? आप दोनों ना पागल हो गए हो, मुझे कोई पसंद नहीं आया, मुझे काम है, मैं चलता हूँ। ये कहकर अभय बिना उन्हें देखे वहाँ से चला गया और अनाया और ऋषभ हंसने लगे। अच्छा भाई मैं भी चलती हूँ, गुड नाइट प्रिंसेस। फिर अनाया वहाँ से चली गई। ऋषभ ने अनिका का नंबर अपने फ़ोन में सेव किया, लेकिन वो सोच रहा था कि वो अनिका को फ़ोन करे कि नहीं। अनिका, शिवन्या और अथर्व अनिका के कमरे में बैठे बातें कर रहे थे। शिवन्या, वैसे सच कहूँ दी, मुझे तो जीजू बहुत पसंद आए। हाँ मुझे भी, आपको कैसे लगे? ये सुनकर अनिका शर्माने लगी। शिवन्या, क्या दी, मुझसे क्या शर्माना, मैं बहन हूँ आपकी, बताओ ना कैसे लगे आपको जीजू? अनिका, वो बिल्कुल पापा की तरह है, एक समझदार इंसान, मुझे उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। क्या बात है? तभी अनिका का फ़ोन बजा। अनिका ने देखा वो कोई अनजान नंबर था। अथर्व, शिवन्या दी, मुझे लगता है ये ऋषभ जीजू का नंबर है। अथर्व ने धीरे से शिवन्या से कहा, मुझे भी यही लगता है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। शिवन्या ने कहा। अनिका दी, हम चलते हैं, गुड नाइट, शिवन्या ने कहा और फिर शिवन्या और अथर्व वहाँ से चले गए। अनिका को उनका ऐसे जाना बहुत अजीब लगा। फिर उसने फ़ोन उठाया। अनिका, हेलो। हेलो अनिका, कौन बोल रहा है? ऋषभ, यही सही है, मतलब आप अपने होने वाले पति को एक दिन में भूल गई। ये सुनकर अनिका हैरान हो गई। अनिका घबराते हुए, सॉरी मुझे पता नहीं था यह आपका नंबर है। ऋषभ, कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ, वैसे आप सो रही थी, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? अनिका, नहीं, मैं बस शिवन्या और अथर्व से बात कर रही थी। फिर दोनों चुप हो गए। कुछ देर के बाद
ऋषभ ने कहा, बहुत देर हो गई है, तुम्हें सो जाना चाहिए। जी, अनिका ने कहा, ठीक है तो कल मिलते हैं। ऋषभ ने कहा, अनिका जी। ऋषभ, गुड नाइट। गुड नाइट। फिर ऋषभ ने फ़ोन रख दिया और दोनों मुस्कुराने लगे। अगले दिन अनिका और उसके घर वाले ऋषभ के घर आए। सबने उनका स्वागत किया। आपका घर बहुत खूबसूरत है भाई साहब, अमित ने विकास जी से कहा। विकास जी, जी धन्यवाद। सभी अनिका से बातें करने लगे, लेकिन ऋषभ और अनिका एक दूसरे को देख रहे थे। नेहा, माँ, जब तक पंडित जी नहीं आते तब तक हम अनिका को घर दिखा देते हैं। शारदा जी, हाँ क्यों नहीं। फिर नेहा और अनाया अनिका को घर दिखाने ले जाते हैं और जाते हुए नेहा ऋषभ को इशारा कर देती है। नेहा और अनाया अनिका को पूरा घर दिखाते हैं और सबसे आखिर में ऋषभ के कमरे के बाहर आते हैं। अब यह कमरा आपको कोई और दिखाएगा भाभी, अनाया ने कहा। अनिका उसकी तरफ सवाल भरी नजरों से देखने लगी। तभी उसने देखा ऋषभ वहां आ गया। हम नीचे जा रहे हैं, आप दोनों जल्दी आएगा, नेहा ने कहा। फिर नेहा और अनाया नीचे चले गए। ऋषभ, चले, अनिका ने धीरे से अपना सर हिला दिया। फिर दोनों कमरे के अंदर गए। अनिका ने देखा कमरा काफी साफ सुथरा था। ऋषभ, और ये है हमारा कमरा। ये सुनकर अनिका उसकी तरफ हैरानी से देखने लगी। ऋषभ, क्या सही तो कहा मैंने, हमारी शादी होने वाली है तो हम दोनों का सब कुछ एक दूसरे का होगा ना। जी, वैसे तुम हमेशा ही इतना कम बोलती हो कि मेरे लिए यह स्पेशल ट्रीटमेंट है। जी, ऐसा नहीं है, वो मैं अनिका बोल नहीं पा रही है। अच्छा रिलैक्स, मैं मजाक कर रहा हूँ, ऋषभ ने उसे संभालते हुए कहा। अनिका, नीचे चले, और अनिका पलट कर जाने लगी, लेकिन ऋषभ ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। ऋषभ के छूते ही अनिका के शरीर में एक करंट सा दौड़ गया। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। ऋषभ उसके पास आकर उसके पीछे खड़ा हो गया। वैसे मैंने बताया नहीं, लेकिन आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, ऋषभ ने धीरे से कहा। ये सुनते ही अनिका के चेहरे पर शर्म आ गई। ऋषभ उसके अंदर चल रही हलचल को महसूस कर पा रहा था। उसने अनिका का हाथ छोड़ दिया और अनिका बिना उसे देखे वहां से चली गई। फिर दोनों नीचे आ गए। पंडित जी भी आ गए थे। दादी, पंडित जी, हमारे बच्चों की शादी के लिए कोई अच्छा सा मुहूर्त बताइए। पंडित जी ने दोनों कुंडलियां देखी और कहा, दोनों की कुंडली बहुत अच्छी है और आज से 4 दिन के बाद मंगनी और 20 दिन में शादी का मुहूर्त बहुत अच्छा है। आसल जी, लेकिन इतनी जल्दी तैयारियां कैसे होगी? गीता जी, आप चिंता मत करिए बहन जी, सब हो जाएगा। झनक, ऋषभ भाई की शादी बहुत मजा आएगा। समीर, बिल्कुल। विकास, ऋषभ, अनिका, तुम दोनों को कोई ऐतराज तो नहीं है? जी नहीं पापा, जी नहीं। मतलब अब मैं आपको जीजू बोल सकती हूँ, शिवन्या ने ऋषभ से कहा। और मैं आपको भाभी, अभय ने अनिका से कहा। यह सुनकर ऋषभ और अनिका मुस्कुराने लगे। अगले दिन सभी लोग मिलकर शॉपिंग जाने का प्रोग्राम बनाते हैं। ऋषभ, अनाया, झनक, समीर, शिवम और मिहिर तैयार होकर नीचे आती हैं और देखते हैं एक आदमी वहां बैठा होता है। उसे देखकर सब खुश हो जाते हैं। अर्जुन भैया, अनाया जाकर उसे गले लगा लेती है। ऋषभ, अर्जुन, कब आया तू, और तूने मुझे बताया क्यों नहीं? अर्जुन, अनाया, कह दे अपने भाई से मुझे इससे कोई बात नहीं करनी है। ऋषभ, क्यों? अर्जुन, क्यों? जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं है। मतलब तूने अपने लिए लड़की ढूंढ ली, शादी तय हो गई और मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। लोग सही कहते हैं, जब इंसान को लड़की मिल जाती है ना तो दोस्त याद नहीं रहते, अर्जुन ने थोड़ा नाटक करते हुए कहा। यह सुनकर सभी हंसने लगते हैं। मयंक, भाई अर्जुन की बात तो सही है। मतलब ऋषभ, अर्जुन तेरा बचपन का दोस्त है
और तूने उससे इतनी बड़ी बात छुपाई। ऋषभ, अर्जुन मैंने तुझसे कुछ नहीं छुपाया, मैं बस चाहता था कि मैं तुझे यह बात खुद बताऊं। अर्जुन, तू सच कह रहा है? अभि ने पूछा। ऋषभ, बिल्कुल। अर्जुन, चल ठीक है, इस बार तुझे माफ कर देता हूँ, चल अब गले लग जा। और ऋषभ को गले लगा लिया। अर्जुन, अच्छा अब ये बता, भाभी से कब मिला रहा है? समीर, आज ही। अभय, हाँ, हम सब भाई की सगाई के लिए शॉपिंग पर जा रहे हैं, भाभी भी आ रही है, आप भी चलो हमारे साथ। अर्जुन, ठीक है। फिर सब शॉपिंग के लिए निकल जाती है। मॉल में अनीका, शिवन्या और अथर्व सबका इंतजार कर रहे होते हैं। कुछ देर में सब आ जाते हैं। अनीका, भाभी इनसे मिलिए, यह है अर्जुन भैया। यानी अर्जुन भैया ऋषभ भाई की बेस्ट फ्रेंड अनाया ने अर्जुन को अनीका से मिलवाते हुए कहा। अर्जुन, हेलो अनीका जी, मैं अर्जुन। अनीका, हेलो। अर्जुन, वैसे अनीका जी, मुझे आपके लिए बहुत बुरा लग रहा है। शिवन्या, क्यों? क्योंकि अनीका कितनी प्यारी है और उसे यह गधा मिल गया। अर्जुन ने ऋषभ की तरफ देखते हुए कहा। ये सुनकर सभी हंसने लगते हैं और ऋषभ गुस्से से अर्जुन को देखता है। जनक, अच्छा अभी चले, शॉपिंग भी करनी है? हाँ चल। फिर सब अंदर चले गए। सभी शॉपिंग करने अंदर जाते हैं। सभी लड़कियां अपने लिए लहंगा देखती है। शिवन्या और अनाया एक एक करके बहुत सारे लहंगे अनीका को दिखाती हैं, लेकिन अनीका को कोई भी पसंद नहीं आता है। शिवन्या, क्या दी, आपको एक भी लहंगा पसंद नहीं आ रहा है? तभी ऋषभ और अर्जुन वहां आते हैं। अर्जुन, क्या हो रहा है गर्ल्स? अनाया, हम अनीका भाभी के लिए लहंगा ले रही हैं, लेकिन उन्हें कोई भी पसंद नहीं आ रहा है। शिवन्या, जीजू आप ही कोई लहंगा पसंद कर दीजिए ना। ऋषभ, ठीक है, लेकिन तुम्हारी दी को मेरी पसंद आएगी? अर्जुन, वो तो तेरी पसंद देखकर ही पता चलेगा। फिर ऋषभ कुछ लहंगे देखता है, जिसमें से उसे एक लाल और गोल्डन रंग का लहंगा बहुत पसंद आता है। शिवन्या, क्या बात है जीजू, यह तो बहुत सुंदर है, मेरे भाई की पसंद है इतनी अच्छी? अभय ने आती हुई कहा। शिवन्या, मैंने आपसे नहीं पूछा, मैंने भी आपसे नहीं कहा, मैंने भाभी से कहा। भाभी आपको पसंद आया? अभय ने पूछा। जी बहुत सुंदर है, अनीका ने कहा। अनाया, तो फिर भाभी आप एक बार इसे पहनकर देख लीजिए। अनीका लहंगा लेकर वहाँ से चली जाती है। कुछ देर के बाद वो लहंगा पहनकर बाहर आती है और ऋषभ उसे देखता ही रह जाता है। अनाया, क्या बात है भाभी, आप बहुत सुंदर लग रहे हो। अनीका, थैंक यू। अनीका ने देखा ऋषभ उसे ही देख रहा था। यह देखकर अनीका शर्माने लगती है। अर्जुन ऋषभ के पास आता है और कहता है, ऋषभ मेरे भाई, माना कि भाभी बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन यहाँ बहुत सारे लोग हैं, तो अपनी फीलिंग्स को काबू में रखें। ये सुनकर ऋषभ अपना चेहरा घुमा लेता है। ऋषभ, क्या क्या बकवास कर रहा है, मैं उसे थोड़ी ना देख रहा था, तो बस ऐसे ही। अभय, कोई बात नहीं भाई, हमें पता है आप कहाँ देख रही थी, और सब हंसने लगे। तभी बाकी सब भी वहाँ आ जाती है। फिर सब लोग जेवर की दुकान पर जाते हैं। वहाँ अनाया को एक नेकलेस बहुत पसंद आता है। अनाया उसे लेने वाली होती है, लेकिन झनक उसे ले लेती है। अनाया, यह तुमसे ज़्यादा मुझ पर अच्छा लगेगा, झनक ने कहा। हाँ दी, क्यों नहीं। तभी ऋषभ वहाँ आता है और दुकान वाले से कहता है, भैया ऐसा ही एक और हार आज शाम तक मेरे घर आ जाना चाहिए। लेकिन भाई, अनाया ने कहना चाहा, लेकिन ऋषभ ने उसे रोक लिया और कहा, मेरी प्रिंसेस को कुछ पसंद आए और उसे ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये सुनकर अनाया उसे गले लगा लेती है। अनाया, आपको पता है आप इस दुनिया के सबसे अच्छे भाई हो। यह सुनकर सभी मुस्कुराने लगते हैं और अनीका को ऋषभ की यह अच्छाई बहुत अच्छी लगती है। पूरा घर फूलों और रंग बिरंगी लाइट से सजा हुआ है, क्योंकि आज ऋषभ और अनीका की सगाई है। सभी लोग तैयारी में लगे हुए हैं। शारदा जी नौकरों को कहते हुए, जल्दी जल्दी सारी तैयारियां पूरी करो, मेहमानों के आने का समय हो गया है। गीता, जी आप शांत हो जाइए, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। शारदा जी, गीता तुम जानती हो आज मेरे ऋषभ की सगाई है,
मैं नहीं चाहती कि कोई भी कमी रहे। माँ, कोई भी कमी नहीं होगी, नेहा ने आते हुए कहा। अच्छा चलो, अब तुम लोग भी तैयार हो जाओ, मैं ऋषभ को देख कर आती हूँ, वो तैयार हुआ कि नहीं, कहकर शारदा ऋषभ के कमरे में चली जाती हैं। ऋषभ के कमरे में अनाया और अभय ऋषभ की मदद कर रहे होते हैं तैयार होने में। तभी शारदा वहाँ आती है और ऋषभ को देखते हुए कहती है, क्या बात है मेरा बेटा, आज बहुत हैंडसम लग रहा है, किसी की नज़र न लगे। कहती हुई शारदा ने ऋषभ के कान के पीछे काला टीका लगा दिया। ऋषभ, थैंक यू माँ, आप भी बहुत अच्छे लग रहे हो। और हम, अनाया और अभय ने पूछा। तुम दोनों भी बहुत प्यारे लग रहे हो, शारदा ने कहा। कुछ देर बाद सारे मेहमान आ जाते हैं और अनिका और उसके घर वाले भी आ जाते हैं। शारदा और बाकी सब उनका स्वागत करते हैं। कितनी प्यारी लग रही है मेरी बच्ची, दादी ने अनिका के चेहरे को छूते हुए कहा। शिवन्या, दादी हमारी अनिका दी तो हमेशा से अच्छी लगती है। अथर्व, दादी जीजू कहाँ हैं? अरे लो, आ गया, नेहा ने सीढ़ियों से उतरते हुए ऋषभ को देखते हुए कहा। ऋषभ सबके पास आया और उसने अनिका की माँ के पैर छुए। जीते रहो बेटा, बहुत अच्छे लग रहे हो, अनिका के पापा ने कहा। ऋषभ, थैंक यू पापा। ऋषभ ने अनिका को देखा, वो लहंगे में बहुत खूबसूरत लग रही थी। ऋषभ और अनिका स्टेज पर आकर बैठ गए। वैसे तुम भी अच्छी लग रही हो, अभय ने शिवन्या से कहा। शिवन्या, मैं हमेशा ही अच्छी लगती हूँ। अभय, अच्छा, और ये आपको किसने कहा? कहने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है, कहकर शिवन्या वहाँ से चली जाती है और अभय मुस्कुराने लगता है। जनक, अनाया, नेहा सब अनिका से बात कर रहे थे। भाभी, आप सच में बहुत खूबसूरत लग रहे हो, आज अनाया ने कहा। सगाई के बाद सभी लोग खाने के लिए बैठते हैं, लेकिन तभी ऋषभ का फ़ोन बजता है और वो फ़ोन लेकर बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद ऋषभ वापस आता है और कहता है, माँ पापा, मुझे कल ही लखनऊ जाना है। यह सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। विकास जी, ऐसे अचानक लखनऊ क्यों? ऋषभ, वो पापा, हमारे ऑफिस के नए प्रोजेक्ट के लिए। दादाजी, पर ऋषभ, तुम्हें क्यों जाना है? कोई और भी तो जा सकता है। ऋषभ, नहीं दादू, काम मैंने शुरू किया है तो मुझे ही जाना होगा। यह सुनकर सभी उदास हो जाते हैं, खासकर अनिका, मयंक। वैसे ऋषभ, तुझे कितने दिन का काम है वहाँ? ऋषभ, 2 दिन का। क्यों भाई? मयंक, तो मेरे पास एक सुझाव है, क्यों ना हम सब लखनऊ चले, वहाँ हमारा एक घर भी है, ऋषभ का काम भी हो जाएगा और हमारी छुट्टियाँ भी। झनक, बहुत अच्छा आइडिया है भाई, वैसे भी कितने टाइम से हम सब कहीं बाहर नहीं गए हैं। विकास जी, हाँ सुझाव तो अच्छा है, लेकिन मैं नहीं आ सकता, मुझे बहुत काम है। दादी, हाँ तुम्हारे दादू और मैं भी। शारदा जी, एक काम करो, तुम सारे बच्चे चले जाओ और अनिका, शिवन्या और अथर्व को भी साथ ले जाओ। हाँ क्यों नहीं भाई साहब, आपको कोई ऐतराज़ तो नहीं है? विकास ने अनिका के पापा से पूछा। नहीं, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, अनिका के पापा ने कहा। ऋषभ, हाँ लेकिन अगर आप सब भी आते तो ज़्यादा अच्छा होता। कोई बात नहीं बेटा, हम सब फिर कभी चलेंगे साथ में, दादू ने कहा। मयंक, तो ठीक है, कल हम सब लखनऊ जा रहे हैं, मैं टिकट्स करवा देता हूँ। हाँ बहुत मज़ा आएगा, अनाया ने खुश होते हुए कहा। हाँ शिवन्या दी, बहुत मज़ा आएगा, अनाया ने कहा। अच्छा भाई साहब, हम चलते हैं, विकास ने अनिका के पापा से कहा। फिर ऋषभ और अनिका ने सबका आशीर्वाद लिया और सभी जाने के लिए बाहर आ गए। सिर्फ अनिका और अर्जुन ही बचे थे। अर्जुन ने देखा कि ऋषभ अनिका से बात करना चाहता है, लेकिन कर नहीं पा रहा है। अर्जुन, अनिका जी, मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है? जी, कहकर अनिका अंदर चली गई। उसे लेकर जल्दी बाहर आना और थैंक यू बाद में कह देना, अर्जुन ने ऋषभ से कहा और बाहर चला गया। कुछ देर बाद अनिका पानी लेकर बाहर आई। उसने देखा अर्जुन वहाँ नहीं है। अनिका, अर्जुन कहाँ गए? मैं पानी लाई थी। ऋषभ अनिका के थोड़ा पास आया, जिसे देखकर अनिका थोड़ा नर्वस हो गई और नीचे देखने लगी। बाय, ऋषभ ने धीरे से कहा। अनिका, बाय। ऋषभ, जब किसी से बात करते हैं तो उसकी तरफ देखकर करते हैं। यह सुनकर अनिका ऋषभ की तरफ देखने लगी
और धीरे से कहा, बाय। यह देखकर ऋषभ मुस्कुराया और बाहर चला गया। अगले दिन सब लोग लखनऊ जाने के लिए निकलते हैं। सब एयरपोर्ट आते हैं और फ्लाइट में बैठ जाती है। शिवन्या अनिका के पास बैठने वाली होती है। तभी अभय वहाँ आता है और उससे कहता है, क्या कर रही हो? यहाँ भाई को बैठने दो। भाई और भाभी को थोड़ा समय बिताने दो अकेले में। बात तो सही है, फिर मैं कहाँ बैठूं? शिवन्या ने पूछा। अभय, तुम मेरे पास बैठ जाओ। और कोई रास्ता भी नहीं है। ठीक है, शिवन्या ने कहा। फिर अभय के बगल वाली कुर्सी पर बैठ गई। ऋषभ और अनिका एक साथ बैठे थे। मयंक और नेहा एक साथ बैठे थे। झनक अपनी दोस्त रूपाली के साथ बैठी थी और शिवम और समीर एक साथ बैठे थे। अनाया और अथर्व एक साथ बैठे थे। प्लेन उड़ने वाला था और अनाया को डर लग रहा था। अथर्व ने देखा तो कहा, वैसे तुम चाहो तो मेरा हाथ पकड़ सकती हो। अनाया ने अथर्व का हाथ पकड़ लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। प्लेन उड़ने के बाद अनाया ने आंखें खोली। तुम ठीक हो? अथर्व ने पूछा। हाँ थैंक्स, अनाया ने कहा। अथर्व, कोई बात नहीं, हर किसी को किसी चीज़ से डर लगता है। कुछ समय बाद सब लखनऊ पहुंच गए और ऋषभ के घर आ गए। शिवन्या, यह घर कितना सुंदर है। अनाया, सुंदर तो होगा ही, ऋषभ भाई की पसंद है। शिवम, हाँ लेकिन केयर टेकर कहाँ है? मयंक, वो छुट्टी पर है, उनका फोन आया था। क्या तो अब खाना कौन बनाएगा? समीर, हाँ भूख तो बहुत लगी है। अनिका, कोई बात नहीं, आप लोग फ्रेश हो जाइए, मैं खाना बना देती हूँ। नेहा, ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। कोई बात नहीं भाभी, आप जाइए, मैं बना लूँगी, अनिका ने कहा। नेहा, लेकिन अनिका। भाभी प्लीज, अनिका ने उसे रोकते हुए कहा। नेहा, ठीक है। फिर सब लोग अपने कमरे में चले गए और अनिका किचन में। कुछ समय बाद ऋषभ वहाँ आया और उसने देखा कि अनिका खाना बनाने में बिजी है। ऋषभ उसके पीछे आके खड़ा हो गया और धीरे से उसके कान में कहा, क्या बन रहा है? ऋषभ के ऐसे अचानक बोलने से अनिका डर गई और उसने पलट के देखा। अनिका, आपने मुझे डरा दिया। अच्छा, आई एम सॉरी, ऋषभ ने कान पकड़ते हुए कहा। ऐसे ऋषभ बहुत प्यारा लग रहा था। अनिका बस उसे देखते रह गई।